चलिए, आज जो हम बात करते हैं वो सर्जरी की बात करते हैं। और ये चैप्टर नंबर 1 ही है। और इसमें हम कुछ कॉमन डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सर्जरी की डेफिनेशन खुद ही इम्पोर्टेंट है। तो सर्जरी क्या है? इट इज़ एन आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग इंजरीज, डिफॉर्मिटीज एंड अदर डिसऑर्डर बाय मैनुअल ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंटल अप्लायंसेस। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर्जरी क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, एक प्रैक्टिस है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसका ट्रीटिंग यानी कि इलाज करते हैं, किसका? इंजरीज का यानी कि चोटों का, डिफॉर्मिटी यानी कि विकृति, विकृति यानी कि जब कोई भी बॉडी का ऑर्गन अपनी नॉर्मल शेप में ना हो तो उसको नॉर्मल शेप में लाना किसके द्वारा करते हैं हम? सर्जरी के द्वारा। जैसे कोई हड्डी टूट जाती है वो डिफॉर्मिटी है, कोई जोड़ खिसक जाता है वो डिफॉर्मिटी है, ठीक ना? यानी कि विच इज नॉट द नॉर्मल शेप, ठीक ना? डिफॉर्मिटी यानी कि विकृति। एंड अदर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर यानी कि विकार, यानी कि जब कोई भी बॉडी ऑर्गन अपना सही तरह से काम नहीं करता और उसको सर्जरी के द्वारा सही रूप में काम करना, जैसे रोमेनोटोमी करते हैं, यानी कि रोमन अपना काम सही नहीं कर रहा है, वो डिफॉर्मिटी, वो डिसऑर्डर है, ठीक ना? रोमिनल डिसऑर्डर्स, ठीक ना? तो उसमें रोमेनोटोमी करते हैं ताकि रोमन अपना काम सही तरह से कर सके। तो डिसऑर्डर होते हैं विकार और डिफॉर्मिटी होती है विकृति। यानी कि या तो मैनुअल ऑपरेशन के द्वारा या फिर इंस्ट्रूमेंटल अप्लायंसेस यानी कि सहायक उपकरणों के द्वारा। तो सर्जरी क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, एक ज्ञान है, जिसमें हम चोटों का, विकृतियों का और विकारों का इलाज करते हैं। या तो मैनुअली करते हैं जोड़ तोड़ के, या फिर इंस्ट्रूमेंटल अप्लायंसेस की मदद से करते हैं, यानी कि उपकरणों की मदद से करते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी मदद से करते हैं। अगली है वेटनरी सर्जरी। वेटनरी सर्जरी और सर्जरी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें जो हम इलाज करते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल या फिर फार्म एनिमल का करते हैं। अगर और सर्जरी क्या है? कॉमन है। तो वेटनरी सर्जरी, द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज्ड और इंजर्ड एनिमल ओरिजिनली एंड स्पेशली फार्म एंड डोमेस्टिक एनिमल। तो जो बीमार, जो चोट खाए हुए जानवर हैं वे, या फिर जिन जिन इंजर्ड है, डिजीज्ड है, उन जानवरों का इलाज करते हैं सर्जरी के द्वारा, तो वो कहलाती है वेटनरी सर्जरी। अगली है, कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं जो सर्जरी में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली है एसेप्टिक सर्जरी। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर दो सर्जरी आप पढ़ोगे, एक तो एसेप्टिक और एक एंटीसेप्टिक। एसेप्टिक सर्जरी क्या होता है? ये जो सर्जरी की जाती है स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में की जाती है। स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट का मतलब है भाई इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पे स्टरलाइज्ड होंगे, ऑपरेशन जहाँ पे कर रहे हो वो वातावरण भी क्या होगा? स्टरलाइज होगा, यानी कि ऑपरेशन थिएटर भी क्या होगा? स्टरलाइज्ड होगा। और जो साइट है जहाँ पे ऑपरेशन आप इंसाइज कर रहे हो वो भी क्या होगी? स्टरलाइज्ड होगी। यानी कि पूरा वातावरण ही क्या होगा? स्टरलाइज्ड होगा। वो कहलाती है एसेप्टिक सर्जरी। तो ए सर्जरी परफॉर्म्ड अंडर स्टरलाइज्ड कंडीशन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सर्जरी एक स्टरलाइज्ड कंडीशन में की जाती है ताकि वहां पे इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके, वही क्या कहलाती है? एसेप्टिक सर्जरी। और एंटीसेप्टिक सर्जरी में क्या होता है? देखिए, इसमें एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक में क्या डिफरेंस है। एसेप्टिक सर्जरी में जो एनवायरनमेंट होता है वो भी क्या होता है? स्टरलाइज्ड होता है। लेकिन एंटीसेप्टिक सर्जरी में क्या होता है? जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो स्टरलाइज्ड होंगे और जो घाव है वो आप क्लीन करोगे एंटीसेप्टिक दवाइयों से, ठीक ना? वो स्टरलाइज नहीं करोगे, क्या करोगे? क्लीन करोगे। तो किसके मदद से? एंटीसेप्टिक। तो जो सर्जरी एंटीसेप्टिक के यूज के द्वारा की जाती है वो कहलाती है एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो द सर्जरी दैट इंसिस्ट ए सिस्टमेटिक यूज ऑफ एंटीसेप्टिक इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन एंड ड्रेसिंग ऑफ वुंड। यानी कि या तो आप सर्जरी कर रहे हो या वुंड की ड्रेसिंग कर रहे हो और उसमें एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करके आप सर्जरी कर रहे हो, तो वो कहलाती है एंटीसेप्टिक सर्जरी। हमेशा एसेप्टिक सर्जरी बेटर होती है एंटीसेप्टिक सर्जरी से, क्योंकि एसेप्टिक सर्जरी में हर चीज़ क्या होती है? स्टरलाइज होती है। जबकि एंटीसेप्टिक सर्जरी में जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टरलाइज्ड होंगे और जो वुंड है, जो घाव है, या जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है वो आप क्या करोगे? एंटीसेप्टिक दवाइयों से उसको साफ करोगे, ठीक ना? क्लीन करोगे।
अगली है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को बोलते हैं हम सूजन। और सूजन वो सूजन तभी हम कहेंगे जब उसमें ये चार या पांच चीज़ें होती हैं। तो एक तो अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस रेडनेस, वो रिएक्शन जो क्या प्रोड्यूस करे, रेडनेस प्रोड्यूस करे। वार्मथ यानी कि जहाँ पे सूजन होगी वहाँ पे लाल होगा, गर्म होगा, वो हिस्सा सूजा, स्वेलिंग होगा, और क्या होगा वहाँ पे, पेन होगा। प्लस जहाँ पे सूजन है वो हिस्सा आपका काम कम करेगा या बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो और ये जो इन्फ्लामेशन है ये किसी इंजरी के द्वारा भी हो सकती है या फिर किसी इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकती है। इन्फेक्शन यानी कि ये माइक्रो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी कॉज की जा सकती है, या फिर कोई चोट वगैरह लग जाए उससे भी क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो इन्फ्लामेशन क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, रेडनेस प्रोड्यूस होती है, वार्मथ प्रोड्यूस होती है, स्वेलिंग एंड पेन। किसके कारण होती है, इन्फेक्शन के कारण या फिर कोई ना कोई इंजरी के कारण। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अगली जो है हमारी फोर्थ नंबर की डेफिनेशन वो है वुंड। और वुंड, द कट इन स्किन इज नॉन एज वुंड। अगर स्किन के अंदर कोई भी कट है तो वही क्या है, घाव है। वो आगे हम आगे पढ़ेंगे। या फिर ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक ना। या अ कट इन द स्किन इज कट और ब्रोकन, वो भी क्या है, वुंड है। द स्किन इज कट और ब्रोकन, वो क्या कहलाता है, वुंड कहलाता है। अगर स्किन के अंदर कोई भी कट है या चमड़ी फटी हुई है या कटी हुई है, वो क्या कहलाती है, वुंड कहलाता है। अल्सर क्या है, ये एक प्रकार का ओपन वुंड है जिसकी भरने की कोई भी टेंडेंसी नहीं है। और जो अल्सर जो होते हैं वो मेनली जो आपकी जीआईटी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर होते हैं। जीआईटी ट्रैक्ट में आपका ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, अल्सर पाए जाते हैं। तो एन ओपन वुंड शोइंग नो टेंडेंसी टू हील, देखिए आसानी से बढ़ते नहीं है, ये एक खुला घाव है। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो अल्सर डेवलप होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ईसोफेगस पे, स्टमक पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो अंदर की लाइनिंग है, उसके ऊपर ये अल्सर डेवलप होते हैं। तो अगला है हमारा एब्सेस। कोई भी एबनॉर्मल कैविटी, शरीर के अंदर टिश्यू के अंदर कोई भी कैविटी हो और उसमें क्या भरी हो, पस, वो क्या कहलाती है, एब्सेस। तो एनी एबनॉर्मल कैविटी इन टिश्यू, इन द टिश्यू कंटेनिंग पस, टिश्यू के अंदर कोई भी एबनॉर्मल कैविटी यानी खाली जगह और उसमें क्या भरी हो, पस भरी हो, तो वो क्या कहलाएगा, एब्सेस कहलाएगा। सिस्ट, एनी क्लोज कैविटी, ये भी बिल्कुल एब्सेस की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पस की जगह क्या होता है, एक फ्लूइड या फिर सेमी फ्लूइड भरा होगा, या तो कोई तरल पदार्थ भरा होगा पानी जैसा वाटरी, या फिर सेमी लिक्विड मटेरियल भरा होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिस्ट बोलते हैं। वही है एनी क्लोज कैविटी कंटेनिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड मटेरियल, जिसके अंदर लिक्विड भरा हो या फिर सेमी लिक्विड मटेरियल भरा हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिस्ट बोलते हैं। अगर यहाँ पे पस होती तो एनी एबनॉर्मल कैविटी कंटेनिंग पस इज नोन एज एब्सेस। तो अगर पस होती तो एब्सेस और फ्लूइड है तो सिस्ट। अब देखिए ट्यूमर क्या है। ट्यूमर क्या है, जो नए टिश्यू ग्रो करते रहते हैं, और वो ऐसे टिश्यू ग्रो करते हैं जिनका फिजियोलॉजिकली यानी कि शारीरिक रूप में कोई भी इस्तेमाल हमारी बॉडी में उनका नहीं है। तो देख लेते हैं, ए मास ऑफ न्यू टिश्यू हैविंग नो फिजियोलॉजिकल यूज विच परसिस्ट एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्यूमर क्या है, एक मास है किसका, न्यू टिश्यूज का, यानी कि नए टिश्यू बन रहे हैं और उनका कोई भी फिजियोलॉजिकल यूज नहीं है, यानी कि उनका कोई भी शारीरिक इस्तेमाल नहीं है हमारे शरीर के ऊपर। और विच परसिस्ट एंड ग्रो, परसिस्ट यानी कि रिमेन प्रेजेंट, जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर, और लगातार क्या करता रहता है, वो बढ़ता रहता है। यानी कि नए टिश्यू का ग्रोथ है, ट्यूमर क्या है, नए टिश्यू का ग्रोथ है, और उसका कोई भी फिजियोलॉजिकल यूज हमारे शरीर के अंदर नहीं है, और वो इंडिपेंडेंटली क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है, रिमेन, और वो हमारी बॉडी पर ही क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्यूमर। अब आता है नेक्रोसिस।
नेक्रोसिस क्या होता है, जब टिश्यू डेड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम नेक्रोसिस। लोकल डेथ ऑफ टिश्यू विद इन द लिविंग इंडिविजुअल, लिविंग इंडिविजुअल के अंदर ही कहीं पर कोई टिश्यू डेड हो गए हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, नेक्रोसिस बोलते हैं। देखिए मरने के बाद नहीं है, ऑर्गेनिज्म जिंदा है लेकिन उसका एक हिस्से में कुछ टिश्यू डेड हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, नेक्रोसिस बोलते हैं। देखिए लोकल डेथ ऑफ टिश्यू विद इन द लिविंग इंडिविजुअल, यानी कि लिविंग इंडिविजुअल में अगर कुछ हिस्से में अगर टिश्यू डेड हो गए हैं तो उसी को क्या बोलेंगे हम, नेक्रोसिस बोलेंगे। अगर वहां पे ब्लड सप्लाई वगैरह भी बंद हो जाती है और प्यूट्रिफिकेशन चालू हो जाता है, प्यूट्रीफैक्शन चालू हो जाता है, प्यूट्रीफैक्शन यानी कि सड़ना, गलना सड़ना चालू हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, गैंग्रीन कहलाता है। अगर टिश्यू डेड होकर उसका प्यूट्रीफैक्शन चालू हो जाता है यानी कि गलना सड़ना चालू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गैंग्रीन। तो गैंग्रीन देख लेते हैं। नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, इसमें भी टिश्यू क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, विद प्यूट्रीफैक्शन बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो टिश्यू डेड हो गए हैं वो क्या चालू हो जाते हैं, गलना सड़ना चालू हो जाते हैं। किस कारण, बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। प्यूट्रीफैक्शन का मतलब है सड़ना गलना, और किसके कारण होते हैं ये, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो किसके ऊपर ग्रो करते हैं, डेड टिश्यू के ऊपर, यानी कि मरे हुए जानवरों के ऊपर या मरे हुए पौधों के ऊपर, यानी कि जो डेड सेल्स होती हैं, जो डेड टिश्यू होते हैं, उन्हीं के ऊपर क्या ग्रो करते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, यानी कि मृत भोजी जिसे बोलते हैं हम, जो अपना भोजन कहाँ से निकालते हैं, मरे हुए जानवरों। तो आई होप आपको गैंग्रीन समझ में आ गया होगा। गैंग्रीन क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। इसमें भी टिश्यू डेड हो चुका है, लेकिन इसमें टिश्यू डेड होने के साथ साथ उसका क्या हो चुका है, प्यूट्रीफैक्शन हो चुका है। किसके कारण, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के कारण, वो गलना सड़ना चालू हो चुके हैं। किसके कारण, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के कारण। तो अब देख लेते हैं हम हर्निया। हर्निया में मीन्स अगर कोई भी बॉडी कैविटी का ऑर्गन अपनी कैविटी छोड़ के, कोई भी एक कैविटी, हर्निया में क्या होता है, अगर कोई भी इंटरनल ऑर्गन किसी भी कैविटी का है, अगर वो अपनी कैविटी छोड़ के दूसरी कैविटी में चला जाता है या स्किन के नीचे आ जाता है तो उसी को बोलते हैं हम हर्निया। ये हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं। तो बल्जिंग या प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एक्सीडेंटल और नेचुरल ओपनिंग, ठीक ना। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर कोई भी बॉडी कैविटी का ऑर्गन एक अपनी कैविटी को छोड़ के दूसरी कैविटी में चला जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हम हर्निया बोलते हैं। तो साइनस क्या है, ए ब्लाइंड प्रूलेंट ट्रैक्ट शोइंग नो टेंडेंसी टू हील, यानी कि ये भी क्या है, साइनस ये भी बिल्कुल एप्सिस की तरह है लेकिन ये ट्रैक्ट है, ठीक ना। और इस ट्रैक्ट में क्या भरा होता है, पस भरी होती है। प्रूलेंट यानी कि कंटेनिंग पस, शोइंग नो टेंडेंसी टू हील, इसे हम देसी भाषा में नासूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासूर, जिससे लगातार क्या बनती रहती है, पस बनती रहती है और वो टपकती रहती है, उसकी भरने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती। तो ब्लाइंड प्रूलेंट ट्रैक्ट शोइंग नो टेंडेंसी टू हील, ये एक ऐसी चीज है जिसमें से लगातार क्या टपकती रहती है, पस बनती रहती है और निकलती रहती है। प्रूलेंट यानी कि कंटेनिंग पस, शोइंग नो टेंडेंसी टू हील, लेकिन इसमें ठीक होने के कोई आसार नहीं होते। अपनी देसी भाषा में साइंस को क्या बोलते हैं, हम नासूर बोलते हैं। अगला है फिस्टुला। फिस्टुला क्या है, अगर कोई दो बॉडी कैविटी हैं और उनके बीच में कोई भी एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, फिस्टुला। जैसे टीट फिस्टुला, देखिए जो टीट है उसमें से, टीट कैनाल में से ही दूध आता है, लेकिन जब टीट रप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो दूसरे टीट कैनाल के अलावा भी वो साइडों में से क्या निकलने लग जाता है, दूध निकलने लग जाता है। देखिए यहाँ पर वो नेचुरल ओपनिंग नहीं थी, वो किसी कट के कारण या किसी एक्सीडेंटल के कारण नेचुरल अलग से ओपनिंग हुई है। तो ऐसे ही अगर गोबर अगर वल्वा के रास्ते से आने लग जाए तो वो रेक्टल फिस्टुला है। तो ना, फिस्टुला क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल ओपनिंग जो भगवान ने या कुदरत ने जो नेचुरल ओपनिंग दे रखी है उनके अलावा कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है बॉडी में, वही क्या कहलाती है, फिस्टुला।
तो यही है एन एबनॉर्मल ओपनिंग, नॉर्मल नहीं है, भगवान ने नहीं दी है, ये अपने आप, ये कुदरती नहीं है, हुई है। एन एबनॉर्मल ओपनिंग और पासेज बिटवीन टू बॉडी कैविटी, कोई भी दो बॉडी कैविटी के बीच में अगर कोई भी एबनॉर्मल ओपनिंग होगी, उसी को क्या बोलते हैं हम, फिस्टुला बोलते हैं। अगला है जो है वो है यॉक गाल। और यॉक गाल क्या होता है, यॉक होता है जुआ। आपने बैलगाड़ी जो देखी होगी, तो जो गर्दन के ऊपर जो रखा जाता है ना बैल के, वो होता है यॉक। और वो बेचारा क्या करता है, ज़्यादा लोड होता है और वो लगातार गर्दन पे क्या करता रहता है, रगड़ करता रहता है, रगड़ता रहता है, फ्रिक्शन करता रहता है, रगड़ खाता रहता है गर्दन के ऊपर। तो रगड़ रगड़ के क्या होता है, गर्दन का वो हिस्सा या तो सूज जाता है या फिर हार्ड हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, यॉक गाल बोलते हैं। तो देखिए, लोकलाइज्ड एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस ऑन द नेक ऑफ कैटल ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन कॉज्ड बाय यॉक। यानी कि ये इन्फ्लामेशन हो गई है, किसकी, गर्दन की सूजन हो गई है, या फिर वो फाइब्रोज्ड हो गया, हार्ड हो गई है, किसके कारण हुई है, कांस्टेंट फ्रिक्शन, लगातार फ्रिक्शन कर रहा था, क्या, कौन, बाय यॉक। यॉक मीन्स जुआ, जो कि बैलगाड़ी में जो जो हिस्सा बैलगाड़ी का जो गर्दन के ऊपर रखा जाता है बैल के, वो होता है यॉक। और वो लगातार क्या करता है, गर्दन पे रगड़ खाता है, रगड़ खाने से गर्दन वहां पे सूज जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर हार्ड हो जाती है, फाइब्रोज्ड हो जाती है, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, यॉक गाल बोलते हैं। फ्रैक्चर, एनी ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन, अगर हड्डी में कोई भी ब्रेक है, टूट गई है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्चर बोलते हैं। अगला है डिसलोकेशन। व्हाट इज डिसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बोन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इन रिलेशन टू ए ज्वाइंट। अगर हड्डी अपनी वास्तविक स्थिति से हट गई है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डिसलोकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बोन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इन रिलेशन टू ए ज्वाइंट। एक ज्वाइंट की ज्वाइंट के वहां पर अगर बोन अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट गई है, तो उसी को बोलते हैं हम डिसलोकेशन। अगला है हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है, अगर चमड़ी के नीचे कहीं भी ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हम हेमेटोमा। तो सबक्यूटेनियस एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, सबक्यूटेनियस यानी कि अंडर द स्किन, अगर चमड़ी के नीचे अगर ब्लड इकट्ठा हो गया है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हम हेमेटोमा। तो अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, अगर ब्लड निकल रहा है बॉडी वस्कुलर सिस्टम यानी कि क्लोज जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, अगर इनके ये रप्चर होकर ब्लड निकल रहा है, चाहे वो इंटरनली अंदर निकले या एक्सटर्नल शरीर के बाहर निकले, वो क्या कहलाता है, हेमरेज कहलाता है। तो लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वस्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड का निकलना कहाँ से, वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम यानी कि या तो वेन से या आर्टरी से या कैपिलरी से अगर वो ब्लड निकल रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, हेमरेज। एपिस्टॉक्सिस यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स, नाकों से खून आने को क्या बोलते हैं हम, एपिस्टॉक्सिस। बर्न, अगर कोई घाव हुआ है, इंजरी हुई है, किसके कारण, ड्राई हीट के कारण, ड्राई हीट में आपकी आग आ गई या इलेक्ट्रिक करंट आ गया या कोई भी गर्म चीज लगने से जल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बर्न। या इंजरी, कोई भी घाव अगर कोई ड्राई हीट के कारण होता है, तो उसको बोलते हैं हम बर्न। स्कैल्ड, अगर कोई भी घाव, इंजरी अगर मॉइस्ट हीट के कारण होती है, गर्म तेल गिर जाए, गर्म पानी गिर जाए, चाय गिर जाए, ठीक ना, कोई भी अगर मॉइस्ट हीट के कारण अगर कोई इंजरी होती है, उसको बोलते हैं स्कैल्ड। और फ्रॉस्ट बाइट, अगर कोई भी इंजरी, एक्सेसिव कोल्ड, अगर लंबे समय तक आप बर्फ में रह जाओ, तो देख रहा जो टिश्यू होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रॉस्ट बाइट। कोई भी इंजरी अगर एक्सेसिव कोल्ड के कारण होती है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रॉस्ट बाइट। अगर ड्राई हीट के कारण होगी तो बर्न, स्कैल्ड, मॉइस्ट हीट, फ्रॉस्ट बाइट, एक्सेसिव कोल्ड। तो ये देख लेना। अब आता है पैरालिसिस। पैरालिसिस यानी कि लकवा। लकवे में क्या होती है, मांसपेशी अपना काम करना छोड़ देती हैं, तो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मसल। जब मांसपेशी अपना काम करना छोड़ दे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस,
पैरालिसिस यानी कि पार्शियली लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मसल। जब मांसपेशियां अपना काम करना कम कर देती हैं तो उसी को बोलते हैं हम पैरालिसिस, ठीक ना। हेमीप्लेजिया, हेमी मीन्स आधा, जब आधे शरीर में लकवा लग जाता है, तो जब आधी बॉडी, एक साइड की बॉडी क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम हेमीप्लेजिया। अ कंडीशन इन विच वन साइड ऑफ बॉडी इज पैरालाइज्ड, जिसमें एक साइड, बॉडी की एक साइड क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया यानी कि पैरालिसिस ऑफ हिंड क्वार्टर्स, जब पिछले पैर पशु के लकवे में आ जाते हैं, पिछले पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो वो कंडीशन होती है पैराप्लेजिया। तो पैरालिसिस ऑफ हिंड क्वार्टर्स, ठीक ना, पिछले पैर। अब आता है इंस्टूस्टप्शन। इंस्टूस्टप्शन क्या होता है, जब एक, देखिए आंतों का एक हिस्सा जब दूसरी आंत के हिस्से के अंदर धस जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम इंस्टूस्टप्शन। तो देखिए, इन्वेजिनेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू एन एडजेसेंट पोर्शन, यानी कि एक आंत का हिस्सा जब दूसरी आंत के हिस्से के अंदर धस जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम इंस्टूस्टप्शन। वॉल्वोलस यानी कि टॉर्सन, टॉर्सन यानी कि मुड़ना, घूम जाना। तो ट्विस्टिंग ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस, जब एक्सिस यानी कि जब आते ये अपनी एक्सिस पर क्या हो जाती है, घूम जाती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वॉल्वोलस यानी कि टॉर्सन बोलते हैं। तो अगला है एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया यानी कि बेहोश करना। तो एनेस्थेसिया वैसे क्या होता है, लेक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल सेंसेशन, यानी कि कोई भी फिजिकल केमिकल सेंसेशन का कोई रिस्पॉन्स अगर पशु नहीं दे, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एनेस्थेटिक। अ टर्म यूज टू इंडिकेट प्रोडक्शन ऑफ इनसेंसिटिविटी, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना, इनसेंसिटिविटी। और इनसेंसिटिविटी क्या होता है, इनसेंसिटिविटी क्या होता है, असंवेदनशीलता, यानी कि लेक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि कोई रिस्पॉन्स उसकी बॉडी नहीं देती, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एनेस्थेसिया। अगला है, देखिए तीन प्रकार के हैं, मैं तीनों प्रकार के बता रहा हूं। तो सबसे पहला तो हमारा आता है लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया, ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं एनेस्थेसिया पे। तो लोकल एनेस्थेसिया की डेफिनेशन वहां से आपको करनी है, वहां पे अच्छी डेफिनेशन है, तो मैं बोल भी दे रहा हूं, आप लिख लेना। तो लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, इट इज ए कंडीशन in which a small part of body desensitized, यानी कि इसमें लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा क्या करते हैं हम, डिसेंसिटाइज करते हैं, यानी कि लेस सेंसिटिव करते हैं, यानी कि इनसेंसिटिव करते हैं, असंवेदनशील करते हैं। कुछ हिस्सा जहां पे हमें ऑपरेशन करना है, वहीं पर क्या करेंगे हम, एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लोकल एनेस्थीसिया। तो ये 2 से 4 घंटे के लिए होता है, और यहाँ पे हम लिग्नोकेन या फिर जाइलोकेन या फिर प्रोकाइन 2% देंगे, वो भी सब कट देंगे, किसमें, लोकल एनेस्थीसिया में। तो लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, जिसमें एक छोटा सा हिस्सा क्या करना पड़े, डिसेंसिटाइज करना पड़े, यानी कि लेस सेंसिटिव करना पड़े। अगला इसमें डेफिनेशन नहीं है, रीजनल एनेस्थीसिया आता है। रीजनल एनेस्थीसिया में हम जो नर्व होती हैं उसके बेस में यही लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डालते हैं, यानी कि चाहे तो हम लिग्नोकेन डालें, चाहे हम जाइलोकेन डालें, चाहे प्रोकाइन डालें, 2% वाला एट द बेस ऑफ द नर्व। और ये क्या करती है, एक लार्ज जो पार्ट है बॉडी का, उसको क्या कर देती है, डिसेंसिटाइज कर देती है। तो रीजनल एनेस्थीसिया में देखिए, इट इज ए कंडीशन इन विच ए लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी इज डिसेंसिटाइज्ड, इसमें एक बॉडी का बड़ा हिस्सा क्या होता है, डिसेंसिटाइज होता है। और जर्नली जो हमें एनेस्थीसिया देते हैं, ये हम टेल डॉकिंग में, रीजनल एनेस्थीसिया हम पूंछ काटने के दौरान देते हैं, रोमेनोटॉमी के दौरान देते हैं, ठीक ना। और हर्नियो जो आपकी हॉर्न डिजीज है, रिमूवल ऑफ हॉर्न के दौरान देते हैं। तो इसमें हम रीजनल एनेस्थीसिया का काम करते हैं। और रीजनल एनेस्थीसिया में भी हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो दवाई लोकल एनेस्थीसिया के लिए बनी है वही हम किस में देंगे, रीजनल में देंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखें, वहाँ पर जो यानी कि लोकल एनेस्थीसिया में जो हम एनेस्थेटिक जो लिग्नोकेन था, जाइलोकेन था, वो डाल रहे थे हम सब कट।
लेकिन यहाँ पे रीजनल में हम उसको डालेंगे एट द बेस ऑफ द नर्व, यानी कि जहाँ से वो नर्व निकली है वहाँ पर हम इसको इंजेक्ट करते हैं 4 से 5 ml, और ये उस पूरे बड़े हिस्से को क्या कर देता है, डिसेंसिटाइज कर देता है, वो भी 3 से 4 घंटे के लिए। अगला है जनरल एनेस्थेसिया। और जनरल आप समझ ही रहे हो, यानी कि पूरी बॉडी ही क्या कर देते हैं, इसमें डिसेंसिटाइज कर देते हैं। इन दिस एनेस्थीसिया फुल बॉडी ऑफ एनिमल इज डिसेंसिटाइज्ड। इसमें पूरी बॉडी ही जानवर की क्या कर दी जाती है, डिसेंसिटाइज कर दी जाती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम जनरल एनेस्थीसिया। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, नहीं तो वीडियो पड़ी है वो आप अच्छे से देख लेना। अगला है सेडेशन। तो सेडेशन क्या है, इसमें जो पशु है उसके दिमाग को शांत किया जाता है, जिससे कि जो जानवर है वो सोएगा नहीं, पूरी तरह डिसेंसिटाइज नहीं होगा, जागता रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा एंड फ्री फ्रॉम नर्वसनेस, और कोई भी सेंसेशन वो नहीं देगा। उसी कंडीशन को बोलते हैं हम सेडेशन। तो अब आता है ट्रैंकुलाइजर। अब देखिए ट्रैंकुलाइजर और सेडेशन में आप बहुत डिफरेंस समझो। सेडेशन में जानवर को नींद आएगी थोड़ी सी, वो शांत हो जाएगा और वो नर्वसनेस फील नहीं करेगा। जबकि जो ट्रैंकुलाइजर है ये ज़्यादातर दवाई तब देते हैं जब जानवर की टेंशन दूर करनी हो, रिड्यूस टेंशन। और इसमें जो होता है, इसमें जानवर की सोने की कोई भी इच्छा नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करता है, थोड़ा सा शांत कर देता है, ठीक ना। तो ड्रग विच कॉज सेडेशन विदाउट ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फॉर स्लीप, यानी कि इसमें जानवर सोएगा नहीं, जबकि सेडेशन में क्या हो जाता है, जानवर सो जाता उसको नींद सी आती है, ठीक है ना। सेडेशन में क्या आएगी, उसको नींद आएगी, ड्राउजीनेस होगा, यानी कि सोने की प्रबल इच्छा होगी। लेकिन ट्रैंकुलाइजर में उसकी सोने की, वो सोएगा नहीं, ठीक है ना, केवल उसका दिमाग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा। अगला है सूचर। तो सूचर क्या होता है, धागा ही होता है जो कि किसके काम आता है, वुंड्स को क्लोज करने के लिए। ए फाइन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर क्लोजिंग द वुंड्स, यानी कि जो घाव है उनको बंद करने के लिए जो धागा इस्तेमाल करते हैं वही क्या कहलाता है, सूचर। और अगला होता है लाइगेशन। लाइगेशन यानी कि ब्लड वेसल्स को बांधना ही क्या कहलाता है, लाइगेशन। टाइंग ऑफ लाइगेटर। लाइगेटर यानी कि फाइन कॉर्ड, धागा किस पे, टू द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स को बांधना क्या कहलाता है, लाइगेशन। हर्नियोरैपी, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हर्नियोरैपी, रैपी आ गया तो सूचनिंग, ठीक है। तो हर्नियो मीन्स हर्निया, तो जो ओपनिंग हर्नियल रिंग थी उसकी सूचनिंग को क्या बोलते हैं हम, हर्नियोरैपी। तो सूचनिंग ऑफ हर्नियल रिंग। तो अगला है सिस्टोरैपी। सिस्टो मीन्स ब्लैडर और रैपी मीन्स सूचनिंग, सूचनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो सूचरिंग ऑफ रप्चर्ड यूरिनरी ब्लड इज नोन एज सिस्टोरैपी। पैरासिंथेसिस। अब देखिए फील्ड कंडीशन में आपको एक केस मिल गया, सूजन सी है, वो थोड़ा सा पिलपला है, आप क्या करोगे, उसमें निडल मार के देखोगे भाई इसमें फ्लूइड है, पस है, क्या है, हार्ड है। देखिए ये डिफ्रेंशिएट ही तो करता है, अगर फ्लूइड आएगा तो वो सिस्ट हो सकती है, पस आएगा तो वो क्या हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, अगर कुछ नहीं आया तो वो हार्ड है तो ट्यूमर हो सकता है, ठीक ना। तो लेकिन आप पता कैसे लगा सकते हो, पैरासिंथेसिस से। तो पैरासिंथेसिस क्या होता है, जब हॉलो निडल अगर किसी कैविटी में डाली जाती है और उसमें से फ्लूइड वगैरह निकाला जाता है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पैरासिंथेसिस। तो द परफोरेशन ऑफ ए कैविटी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्ट स्पेशली विद ए हॉलो निडल टू रिमूव फ्लूइड और गैस, क्या निकालने के लिए, फ्लूइड और गैस, ये पता करने के लिए क्या है, यानी कि आप फील्ड कंडीशन में स्टरलाइज निडल का इस्तेमाल आपने किया होगा, कोई गांठ वाठ पशु में देखी होगी, तो वहाँ पे आप निडल मार के डाल देखते हो ना, और उसमें से कोई ना सिरिंज के द्वारा जो उसका अंदर का मटेरियल है उसको बाहर निकाल के देखते हो भाई इसमें क्या है, ये कोई फ्लूइड है या ब्लड है या पस है, तो उससे आपको पता लग जाएगा भाई ब्लड है तो ये हेमाटोमा है, पस है तो ये एब्सेस है, फ्लूइड है तो ये सिस्ट है, कुछ नहीं है तो भाई ट्यूमर है, तो आपको पता लग जाता है। तो वो हॉलो निडल मार के देख फ्लूइड को निकालना या गैस को निकालना क्या कहलाता है, पैरासिंथेसिस कहलाता है, ठीक ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।